आप देख रहे थे भारत मंडपम से ये सीधा प्रसारण, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड असेंबली 2024 के साथ साथ इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया। और प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट तौर पर ग्लोबल स्टैंडर्ड बनाने की बात की। और बड़ी बातें आज देखते हैं क्या कुछ है। टेलीकॉम सेक्टर में भारत नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है। स्पष्ट तौर पर भारत की डिजिटल कहानी को पूरी दुनिया तक ले जाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 24 अक्टूबर तक होने वाले इस इंटरनेशनल सिंपोजियम में भारत की डिजिटल इंडिया की कहानी को पूरी दुनिया के सामने रखते हुए नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि भारत पूरी दुनिया को कनेक्ट करने की बात करता है और दुनिया भर के डिजिटल फ्रेमवर्क को लेकर के ग्लोबल स्टैंडर्ड बनाने की वकालत की, अपील की। भारत का मिशन दुनिया को जोड़ना, तो भारत के मिशन के साथ, भारत की डिजिटल कहानी के साथ, भारत की डिजिटल शक्ति के साथ पूरी दुनिया को अवगत कराते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रगति के नए रास्ते की बात करता है भारत। स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि कोई भी देश आज साइबर सिक्योरिटी से अकेले नहीं जूझ सकता और इसलिए इन सब को लेकर के एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बनाने की ज़रूरत है। साथ ही भारत की टेलीकॉम यात्रा पूरी दुनिया के लिए एक अध्ययन का विषय है। जिस तरह से भारत ने टेलीकॉम को इक्विटी और अवसर का एक माध्यम बनाया, उसी तरह से उन्होंने ITU के इस पूरे कॉन्फ्रेंस को, जो 10 दिनों की कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में होने वाली है, उसमें सिक्योरिटी, डिग्निटी और इक्विटी को चर्चा के केंद्र में रखने की अपील की। और उन्होंने कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी दुनिया के हर कोने में पहुंचे, कोई भी इससे अछूता न रहे, कोई भी डिजिटल कनेक्टिविटी से अछूता न रहे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपील की है ITU के इन सभी स्टेक होल्डर से अपनी चर्चा में इक्विटी को शामिल करने की। पूरी तरह से मेक इन इंडिया फ़ोन के निर्माण पर जुटे हुए हैं। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडियन टेलीकॉम इकोसिस्टम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 2014 में जहां केवल 2 कंपनियां थी, अब 200 से ज़्यादा कंपनियां कंप्लीट इकोसिस्टम बिल्ड करने में लगी हैं। सेमीकंडक्टर हमारा अगला फोकस है, हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। ऑप्टिकल फाइबर के बारे में उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि भारत ने जो काम किया है वो सराहनीय और साथ ही साथ वुमेन एम्पावरमेंट की दिशा में किए जाने वाले जो काम है भारत की ओर से, उनका भी जिक्र उन्होंने कहा। साथ ही साथ 5G मार्केट का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G मार्केट है और भारत अपने DPI से संबंधित जो अनुभव है वो सभी देशों के साथ साझा करने में यकीन रखता है और 6G के क्षेत्र में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। उन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिन्होंने लाखों अवसर दिए प्राइवेट कंपनीज़ को, जिसमें जैम, ट्रिनिटी, UPI और ONDC जैसे पब्लिक प्लेटफॉर्म शामिल हैं। और G20 प्रेसिडेंसी के दौरान डिजिटलाइजेशन पर जो फोकस रहा, उसकी सफलता की कहानी भारत साझा करने के लिए तैयार है। महिला सशक्तिकरण पर जो चर्चा होने वाली है उसकी सराहना करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने नमो ड्रोन दीदी, डिजिटल बैंकिंग और STEM एजुकेशन में जो महिलाओं की भूमिका लगातार बढ़ रही है उस पर भी पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले इंडिया मोबाइल कांग्रेस, हमारे संवाददाता तपस हमारे साथ हैं। तपस, वो कौन सी बड़ी बातें जिनका आज प्रधानमंत्री ने जिक्र किया और पूरी दुनिया तक डिजिटल इंडिया की जो कहानी है उसको पहुंचाने के साथ साथ कुछ अपील भी की है ग्लोबल स्टैंडर्ड बनाने की? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि एक तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि ग्लोबल स्टैंडर्ड, जैसा कि एयरोनॉटिकल स्पेस में है, एयरलाइन स्पेस में एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है, उसी तरीके का उसी के तहत एक ग्लोबल स्टैंडर्ड इस पे भी बनाना चाहिए और ये होना भी चाहिए, क्योंकि ये जो पूरा ये ग्लोबल सिंपोजियम हो रहा है वो 4 साल बाद होता है और इस 4 साल के अंतराल में जो हो रहा है इसमें ये चीजें देखने को मिल रही है कि बहुत सारी अलग अलग तकनीक आ रही है, अलग अलग तरीके से ये बढ़ रही है, लेकिन उसका एक कोई ग्लोबल स्टैंडर्ड नहीं बन पा रहा है। और ये जो इवेंट है ये इसी को मद्देनजर रखते हुए 6G से लेके AI से लेके IoT, डेटा प्रोडक्शन, साइबर सिक्योरिटी, ये सब मानकों पे जो एक
स्टैंडर्ड होना चाहिए उसका एक यहाँ पे बात की जा रही है। दूसरी जो बात की प्रधानमंत्री ने कहा कि एक 2014 में सिर्फ 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी और आज 200 के ऊपर पहुंच चुकी है। तो जहां चिप से फिनिश प्रोडक्ट का जो हम लोग बात कर रहे थे मेड इन इंडिया फोन, वो अब साकार होता है, वो सपना जो है वो साकार होता हुआ नजर आ रहा है। डिजिटल इंडिया के उन्होंने 4 पिलर के बारे में एक बात की। उन्होंने कहा कि सारे जो लोग, पूरी जो दुनिया है वो इस वक्त भारत की तरफ देख रही है, किस तरीके से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है। और डिजिटल इंडिया एक सच में एक बहुत बड़ी बात हुई है। एक टेलीकॉम सेक्टर जिस तरीके से आगे बढ़ा है, एक विजन देखा गया था आज से 10 साल पहले डिजिटल इंडिया का, वो विजन साकार होते हुए दिख रहा है। पैसे सबसे सस्ते डिवाइसेस के पैसे हुए हैं हर एक कॉर्नर में, भारत के हर एक जगह पे ये इस वक्त डिजिटली कनेक्टेड हुआ है। और सबसे अहम बात है कि डेटा जो है वो बहुत सस्ता हुआ है। आप खुद देखिए अजय, आप बहुत आगे इधर उधर जाते हैं, अलग अलग विदेशों में जाते हैं, आपको देखा होगा कि हर जगह से भारत का कंपैरिजन है तो डेटा जो है भारत में सबसे सस्ता है। और डिजिटल फर्स्ट ये इनका गोल था और ये उसमें साकार हुआ है। एक जमाना था अजय, आपको याद होगा कि विदेशों में लोग कहते थे कि प्लास्टिक मनी हम यूज करते हैं, हम आगे हैं, कैश यूज नहीं करते। और आज भारत ने पिछले 10 सालों में दिखाया कि किस तरीके से यूपीआई से भारत और आगे, एक मोबाइल के जरिए, एक स्कैन कोड के जरिए देश में एक अलग क्रांति आई है, एक यूपीआई की क्रांति आई है जो इस वक्त डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा एक नमूना है, एक एग्जाम्पल सेट करता है। तो ये जब बातें जो है वो बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरीके से साइबर जो बिछाया गया था एक तरह से तापस, एक चीज ये समझना चाहेंगे आपसे कि आपने कहा कि एविएशन की तरह जो डिजिटल फ्रेमवर्क है उस पर एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बनाने की अपील की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये भी समझना चाहेंगे कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, भारत लगातार रिस्पॉन्सिबल एआई फ्रेमवर्क की भी बात करता रहा है, तो क्या इस आईटीयू के 10 दिनों के सम्मेलन के दौरान इस पर भी चर्चा होने की उम्मीद है? और क्या आईटीयू कुछ ऐसे प्रपोजल दे सकता है जिससे पूरी दुनिया एक रिस्पॉन्सिबल एआई रेगुलेशन की तरफ आगे बढ़े? बिल्कुल, इसमें इनफैक्ट कोई दो राय नहीं है अजय। इस पे बात चल रही है इस वक्त। जो मुझे बताया गया कि एक पूरा खाका तैयार किया जा रहा है कि किस तरीके से क्या क्या चीजें इस पे डिस्कस की जा सकती है। इसमें नेटवर्किंग की बात की जा रही है, रेगुलेटरी की बात की जा रही है, एआई स्टैंडर्ड्स की बात की जा रही है, इन सब चीजों पे बात की जा रही है। ये जो क्या कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर में क्या हो सकता है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पे क्या हो सकता है, ये सब चीजें जो है इसका एक पूरा विश्लेषण किया जा रहा है, मैं आपको बताना चाहूंगा। और ये जो पूरा जो ग्लोबल सिंपोजियम है इसमें अलग अलग तरीके के एक वो रखे जाएंगे, वर्कशॉप से लेके आप कहिए तो एक अलग अलग पैनल इवेंट्स किए जा रहे हैं। और ये इवेंट्स जो होंगे ये एक तरह से मापदंड तैयार करेंगे। एक लोग आएंगे जो मंच पे साझा करेंगे। 3000 से ज्यादा जो विशेषज्ञ हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, 190 देशों से आए हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, जो विशेषज्ञ हैं, इंडस्ट्री लीडर्स हैं, वो सब एक जुट के एक साझा मंच के नीचे जब बात करेंगे तो ये जो स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्डाइजेशन किया जाएगा। अब बात करें अब एआई की, आज की डेट में एआई से कोई अछूता नहीं रह गया, लेकिन एआई का कोई स्टैंडर्ड होगा नहीं होगा उस पर ये बात होनी बहुत जरूरी है कि एआई का कितना ज्यादा उपयोग हो सकता है, एआई को किस तरीके से आगे लेके जा सकते हैं। ये मानक है जो अगर कोई चीज है तो उसका एक अच्छा पहलू भी है, उसका एक बुरा पहलू भी है। तो अगर अच्छा पहलू है तो उसका अच्छे पहलू को किस तरीके से आगे लेके जाए, अगर बुरा है तो उसको कितना उसके जो नेगेटिव। चलिए, तो आप कह रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबल एआई का पर चर्चा होने की उम्मीद है। अब समझना चाहेंगे कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस की थोड़ा सा बात करते हैं। क्या जो इस बार कंपनियां शोकेस कर रही हैं अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को, और कुछ स्टार्टअप कंपनियों के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरेक्शन किया, उन प्रोडक्ट्स की, उन सर्विसेज के बारे में आप थोड़ा बता सकते हैं किस तरह के शोकेस किए गए? बिल्कुल, उसमें कोई मैं आपको बताना चाहूंगा 4 स्टार्टअप थे जिनके साथ प्रधानमंत्री ने खुद बातचीत की। और चारों के चारों स्टार्टअप है वो अलग अलग दिशाओं में काम करते थे। खासतौर से 2 स्टार्टअप्स तो ऐसे थे जो काम कर रहे थे डिफेंस सेक्टर में, और उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 6G, उसमें एक स्टार्टअप है जो कि 6G और 5G को बहुत ही सस्ते तरीके से लेके आने की बात करते हैं, वो किस तरीके से उसको आगे लेके जाए। और उसके साथ साथ एक और स्टार्टअप था जिन्होंने काम किया था कि दूर दराज के इलाकों
इलाकों में जो नेटवर्किंग की जो दिक्कतें होती है उसको कैसे सुलझाया जाए। एक ने जो हेल्थ टेक पे काम किया है कि एआई की बदौलत अगर कोई, जैसे आप गए किसी दूर दराज के इलाके में, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, नॉर्थ ईस्ट में आपके पहाड़े हैं बहुत सारे, एक एक कबीला या एक एक जो ट्राइब्स है वो एक एक पहाड़ पे रहते हैं, तो उनके लिए हॉस्पिटल हर एक जगह पे लाना मुश्किल है। तो अब अगर किसी को सिटी स्कैन करवाना हो, सिटी स्कैन का एआई की मदद से बहुत ही आसानी से उसका एक डायग्नोसिस कर पाएंगे और वो बहुत जल्द से जल्द उसका इलाज उसी के चलते शुरू कर पाएंगे। तो इस तरीके के जो स्टार्टअप्स थे इनसे मुलाकात की गई और ऐसे भी स्टार्टअप्स थे जो अभी ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे, विलेज पंचायत लेवल पे काम कर रहे, जिस तरीके से विलेज को जो गांव है उनको स्मार्ट बनाने की कोशिश की जा रही है कि अगर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं भी पहुंच रहा है तो किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का एक दूसरा पायदान वहां पे पहुंचाया जा सके, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पहुंचाया जा सके, तो जिससे कि जो चीजें हैं वो बहुत आसान हो पाए। तो ये पूरा एक आप समझिए एंड टू एंड जो काम है, मोबाइल कनेक्टिविटी से लेके इंटरनेट से लेके इंटरनेट आईओटी से लेके ये सारे चीजें ये स्टार्टअप कर रहे हैं। 4 स्टार्टअप खास तौर से जो मैंने बताया उसमें से 2 तो ऐसे थे जो एक स्टार्टअप जिनसे प्रधानमंत्री ने मिले जो वो माइक्रो चिप जो सेमीकंडक्टर चिप है उस पे काम कर रहे हैं, उसके डिजाइनिंग पे, और बेस चिप जो होता है जो आप समझिए बेस चिप पूरे विश्व में सिर्फ 4 कंपनियां बनाती है, उसमें से एक कंपनी है भारत की, ये स्टार्टअप है। आप सोचिए कितनी बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए कि एक अपने ही देश की कंपनी इस तरीके का एक कारनामा करते हुए नजर आ रही है। नाविक, आपको याद होगा अजय की जब कारगिल का लड़ाई शुरू हुई थी तब जीपीएस देने से, कोऑर्डिनेट देने से मना कर दिया गया था, तो उसके बाद भारत ने नाविक जो स्टार्ट किया था, सिस्टम स्टार्ट किया था जीपीएस के तर्ज पे, उस नाविक के लिए जो इसको जो चिप चाहिए होती है, जिस तरीके की वो चिप डिजाइन किया गया इसी स्टार्टअप ने। तो इस तरीके के जो स्टार्टअप्स हैं वो आगे आते हुए दिख रहे हैं और 10 सालों में आपने भी स्टार्टअप इंडिया और इस तरीके के स्टार्टअप की बहुत सारी स्टोरीज की हैं। तापस साहब, हम समझना चाहते हैं कि जिस टेलीकॉम इकोसिस्टम की हम बात कर रहे हैं, भारत 5G की टेक्नोलॉजी में उन 4 चुनिंदा देशों में शामिल है जिसका एंड टू एंड इंडिया स्टेक खुद भारत ने मेक इन इंडिया किया है। 6G की बात करें तो 6G 2030 तक प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम उसमें काम कर पाएंगे और आज रिलायंस के साथ साथ बहुत सारी कंपनियां वो वादा कर रही हैं कि 6G पे काम करेंगी। थोड़ा सा बताएं कि भारत इस इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान 6G के किन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर काम कर रहा है और वो जर्नी कैसे आगे बढ़ रही है? नहीं, आपने बहुत सही कहा कि एंड टू एंड पे जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप एंड टू एंड पे काम नहीं करते तो कहीं ना कहीं डेटा प्रोटेक्शन और डेटा प्राइवेसी जो है वो एक महत्वपूर्ण अंग इसका हो जाता है। तो आपको याद होगा जब 5G स्टार्ट हुआ था तो भारत थोड़ा सा लेट जरूर हुआ था क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत आगे पैमाने पे थी, लेकिन जिस तरीके से रोल आउट हुआ है भारत में, और ये मानते हैं कि अगले 6 से 1 साल के अंदर पूरे देश में 5G रोल आउट हो जाएगा। अभी ज्यादातर जगहों पे 5G ऑलरेडी है, लेकिन बाकी जगहों पे भी ये रोल आउट होने की उम्मीद है और इसी के तर्ज पे 6G का शुरू किया गया है। 6G में थोड़ी टेक्नोलॉजी और कॉम्प्लिकेटेड है और उसी के चलते जो स्टार्टअप्स हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उस पर ये काम कर रही है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो बिग कंपनीज है, जैसे आपने बताया रिलायंस का नाम लिया, आपने टाटा का नाम लिया, इसके अलावा जितने और भी कंपनीज है जो एंड टू एंड इस पे काम कर रही है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन जरूर है क्योंकि इसमें जो डेटा एनालिसिस, डेटा स्पीड जो है वो कई गुना बढ़ जाती है, तो इसी वजह से आपका हैंडसेट जो है वो भी चेंज होगा, आपके सेमीकंडक्टर्स जो है जो उसकी डिजाइनिंग अलग से होती है, तो यही वजह है। तो उस पर थोड़ा समय लगेगा, मुझे नहीं लगता 2030 तक होगा, उससे पहले होने की उम्मीद है मेरे हिसाब से। अगर जिस तरीके से ये इंडिया मोबाइल कांग्रेस में जो एक बायोंसी मोड है, एक तरह से पॉजिटिविटी है वो देखने को लग रहा है। बाकी जो कंपनीज हम बात करते हैं, एरिक्सन है यहाँ पे, और बाकी जो कंपनी हम बात करते हैं वो कह रहे हैं कि हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि देश में इन हाउस जैसे 5G का एंड टू एंड है उसी तरीके से 6G का भी एंड टू एंड प्रोडक्ट के साथ हम लोग इसको रोल आउट कर पाए। और ये पहली बार है कि एशिया पैसिफिक में नई दिल्ली को चुना गया इस ITU कांग्रेगेशन को यहाँ पर लाने के लिए। इसका आभार और सराहना जताते हुए प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि जो डिजिटल इंडिया की कहानी है उसको भारत सभी देशों के साथ साझा करने के लिए तैयार है। इसको लेकर के आपको लगता है कि एक ग्लोबल इंटरेस्ट बन पाएगा? मेरे ख्याल से DPI को लेकर के बन भी रहा है, तो इसको लेकर के कुछ कंट्रीज आ भी सकती हैं
भारत के उसमें डीपीआई में इंटरेस्ट दिखाने के लिए? इसमें कोई दो राय नहीं अजय, ये प्रधानमंत्री का ही नेतृत्व था और उन्हीं का ये एक विजन है जो आज ये इतना बड़ा, ये 4 साल में, मैं बताना चाहूंगा, ये ऐसा नहीं कि हर साल होता है ये इस तरीके का इवेंट, ये 4 साल में एक बार इस तरीके का ग्लोबल सिंपोजियम होता है पूरे विश्व में। पिछले बार प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत में उसको करना चाहिए। आप सोचिए, पहली बार एशिया पैसिफिक में आ रहा है और वो भी हो रहा है भारत के देश, ऐसे देश में जहां पे इसका जो महत्व है और ज्यादा बढ़ता है। मैंने कहा पहले ही आपको कि एक ग्लोबल स्टैंडर्ड की तैयारी की जा रही है और मुझे इसमें कोई दो राय नहीं कि जब तक ये 10 दिन का है, करीब 9 दिन का आज से शुरू हुआ है, 24 तक ये चलेगा। 9 दिन बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक ड्राफ्ट प्लान आएगा, एक पेपर निकलेगा जिसमें एक स्टैंडर्ड इन सेट किए जाएंगे और तब एक पता चलेगा कि एग्जैक्टली फाइनल क्या है। लेकिन मैं ये कहने, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही विजन था, उन्हीं का ही ये सपना था कि ये इस वक्त हो रहा है। 1.4 बिलियन जिस देश की पॉपुलेशन है, आप समझिए कि सबसे बड़ा मार्केट इस वक्त भारत का है। सैचुरेशन पॉइंट चाइनीज, वेस्टर्न यूरोप, यूएस में हमें देखने को मिल रहा है मार्केट में, लेकिन भारत की मार्केट बहुत स्ट्रांग है। आप देख सकते हैं अगर आप मार्केट की ही वैल्यूएशन में अगर बात करूं, जिस तरीके से पिछले 5 से 7 साल में मार्केट कैपिटलाइजेशन हुआ है, जिस तरीके से निफ्टी, बीएसई, सेंसेक्स आगे बढ़ा है, कभी ऐसा हुआ भी है कि करेक्शन भी हुआ है, लेकिन बहुत जल्दी उस करेक्शन को भी ऊपर उसको ठीक करके आगे बढ़ा। तो वो दिखाता है कि इनबिल्ट स्ट्रेंथ है हमारे मार्केट में और यही वजह है कि 1.54 बिलियन की जो पॉपुलेशन है उसको एक तरह से उसको नमन है। ठीक है तापस, आप नजर बनाए रखिए, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार ये चर्चा लगातार जारी है। भारत के डिजिटल इंडिया की कहानी पूरी दुनिया तक ले जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बनाने की बात की है जहां तक टेलीकॉम रेगुलेशन का सवाल है पूरी दुनिया में। छोटा सा ब्रेक, आप देख रहे हैं समाचार। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। आईआईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समाचार और आपसे थोड़ी देर पहले इंडियन मोबाइल कांग्रेस का शुभारंभ किया गया और ITU इंटरनेशनल टेलीकॉम जो यूनियन है उसके ग्लोबल कांग्रेगेशन की भी शुरुआत की गई। शैलेंद्र मिश्र हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं इस प्रोग्राम में। शैलेंद्र, बहुत धन्यवाद। फिर से वही शुरुआत करना चाहेंगे कि भारत के डिजिटल इंडिया की जो कहानी है कैसे आज पूरी दुनिया ने सुनी और आगे की राह क्या है, क्या कुछ बड़ी बातें निकल करके आई आज? देखिए, 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। इस तरह का सम्मेलन भारत में हो रहा है, इसके अपने एक मायने हैं। पहली बात तो यह है कि मानकीकरण क्यों जरूरी है, ये हम सबको जानना समझना जरूरी है। टेलीकॉम सेक्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा भी कि कोई एक देश एक तरह से उन चुनौतियों का सामना नहीं कर सकता जो साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी हुई चुनौती है, तो उसके लिए एक ग्लोबल स्टैंडर्ड की ज़रूरत है। जिस तरह से हमने देखा है कि एविएशन सेक्टर में किया गया, आप एक देश से दूसरे देश में जहाज़ ले जाते हैं, आप ग्लोबल एविएशन सेक्टर में देखें, उसमें एक बेहतर फ्रेमवर्क बना है जिससे हम देख रहे हैं कि ग्लोबल स्तर पर एविएशन सेक्टर में विकास हुआ है, सुरक्षित हम उसमें विकास पर आगे बढ़े। उस तरह के ग्लोबल स्टैंडर्ड की कम्युनिकेशन सेक्टर में ज़रूरत है जिससे हम सेफ एक रिवोल्यूशन जो आ रहा है उसको सुरक्षित बना सकें और आगे बढ़ सकें। और लास्ट माइल जो कनेक्टिविटी है, भारत ने जो उसमें उल्लेखनीय प्रगति की है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा भी कि बीते कुछ वर्षों में भारत ने जो ऑप्टिकल फाइबर बिछाया है वो धरती और चंद्रमा की दूरी के से 8 गुना है। तो हमने कितनी तेज़ी से प्रगति की है अजय, हम सब जानते हैं, पूरी दुनिया देख रही है। और भारत ने वो दृष्टिकोण एक अलग अपनाया है जो दुनिया ने अपनाया। दुनिया ने टेलीकम्युनिकेशन या मोबाइल को एक सुविधा के तौर पर देखा,
हमने उसे एक एम्पावरमेंट के तौर पर देखा है, सशक्तिकरण के तौर पर देखा है, डिजिटल बैंकिंग के तौर पर देखा है। आज भारत की बहुत सारी क्रांति की अगुवाई ग्रामीण महिलाएं कर रही हैं। ड्रोन क्रांति हो या आप बैंकिंग क्रांति में देखें ग्रामीण युवा जुड़े हैं, या फिर आप देखें कि प्राइमरी हेल्थ केयर में आशा और आंगनवाड़ी वर्कर हो, तो तकनीक का इस्तेमाल कैसे जनजीवन को बेहतर करने के लिए हो, इंक्लूसिव हो, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन रहा है। और उस दिशा में हम देख रहे हैं कि बहुत उल्लेखनीय प्रगति जो हुई है भारत की, वो दुनिया देख रही है कि भारत ने कैसे इस विजन के साथ आगे बढ़ने की बात कही है। तो अब जरूरत किस बात की है? पहली बात तो है कि हम 2G में कहा थे, 4G में हम दुनिया से कितने पीछे थे, फिर 5G में हम साथ साथ चल रहे हैं, अपनी तकनीक विकसित कर रहे हैं, और 6G में हम लीडर हो, उस तरफ आगे बढ़ा जा रहा है। तो ये इस तरह इसलिए संभव हो पाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एक विजनरी लीडरशिप है जो भारत में काम कर रही है। आज ही इस आप जो 10 दिनों तक ये सम्मेलन चलेगा, विश्व मानकीकरण दूरसंचार मानकीकरण सभा, इसमें आप देखें कि दुनिया के 160 देशों से ज़्यादा जो उद्यमी हैं, प्रतिनिधि हैं, वो हिस्सा ले रहे हैं। 900 से ज़्यादा स्टार्टअप हैं। आज चुनिंदा उद्यमियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद भी किया। तो आप देखिए, वो देश जो उंगलियों पे गिन सकता था स्टार्टअप की संख्या बीते कुछ वर्षों से पहले, उसके एक इस सम्मेलन में टेलीकॉम से जुड़े हुए, तकनीक, मोबाइल तकनीक से जुड़े हुए 900 स्टार्टअप या छोटे जो एंटरप्रेन्योर हैं, वो एक प्रदर्शनी में हिस्सा लेते हैं। तो ये अपने आप में दिखाता है कि भारत कितना आगे गया है। लेकिन सिर्फ भारत ये नहीं चाहता कि उसका विकास हो, भारत ये चाहता है कि दुनिया के विकास के साथ साथ भारत आगे बढ़े और लीडरशिप करे, जिससे दुनिया को फायदा हो, भारत को फायदा हो, ग्रामीण इलाकों को फायदा हो, और लास्ट माइल कनेक्टिविटी की जो हम बात करते हैं, वो कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाए, इंक्लूसिव हो और हम आगे बढ़ें। तो उस दिशा में इस तरह के सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण हो। तो एक तरफ मोबाइल कांग्रेस है और दूसरी तरफ है विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा। क्योंकि ग्लोबल स्टैंडर्ड के बिना हम ये नहीं सुनिश्चित कर सकते कि तकनीक के जो खतरे हैं, एआई के जो खतरे हैं, या फिर आप टेलीकम्युनिकेशन के जो भविष्य के जो खतरे हैं, उनमें ग्रोथ लाने के लिए स्टैंडर्डाइजेशन जरूरी है, मानकीकरण जरूरी है। तो उस दिशा में इस तरह के सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और जब भारत अगुवाई कर रहा है, आप अजय हमसे बेहतर जानते हैं कि दुनिया की दूसरी हम सबसे बड़ी मोबाइल मार्केट है, टेलीकॉम सर्विसेज हैं, और भविष्य में हम लीडरशिप के रोल में आने वाले हैं टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग में या फिर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, या ओवरऑल अगर हम टेलीकॉम उद्योग की बात करें तो कितना महत्वपूर्ण है भारत की भागीदारी, भारत की लीडरशिप। अजय, कुछ आप और पूछना चाहेंगे? शैलेंद्र, आप मेरे साथ बने रहिए। कुछ और कहानियों पर हम अपने दर्शकों को ले जाते हैं, वापस आपसे जुड़ेंगे। एक बार फिर से आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने थोड़ी देर पहले दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व दूरसंचार मानकीकरण यानी वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 का उद्घाटन किया। ये पहली बार है कि ये आयोजन भारत में किया जा रहा है, जिसमें 190 से ज़्यादा देशों के 3000 से ज़्यादा उद्योगपति, टेक एक्सपर्ट और ITU, WTSA के स्टेक होल्डर्स हिस्सा ले रहे हैं। जनधन, आधार और मोबाइल की जेम ट्रिनिटी कितने ही नए इनोवेशन का आधार बनी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI ने कितनी ही नई कंपनियों को नए मौके दिए हैं। अब आजकल ONDC की भी ऐसी ही चर्चा हो रही है। ONDC से भी डिजिटल कॉमर्स में नई क्रांति आने वाली है। हमने कोरोना के दौरान भी देखा है कि कैसे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने हर काम आसान किया है। इसके साथ ही 8वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का भी प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, जिसमें 400 से ज़्यादा एग्जीबिटर्स, 900 स्टार्टअप्स और 120 से ज़्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। प्रदर्शनी में मुख्य तौर पर भारत के इनोवेशंस को पूरी दुनिया के सामने रखने की कोशिश की गई है, जिसमें अग्रणी दूरसंचार कंपनियां और इनोवेटर्स क्वांटम तकनीक के साथ साथ 6G, 5G यूज केसेस, क्लाउड एंड एज कंप्यूटिंग, IoT, सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा, ग्रीन टेक्नोलॉजी, सेटकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जैसे प्रदर्शनियों को पूरी दुनिया के सामने रखते हुए नजर आएंगे। 2014 में भारत में सिर्फ
2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, आज 200 से ज्यादा है। पहले हम ज्यादातर फोन बाहर से इंपोर्ट करते थे, आज हम पहले से 6 गुना ज्यादा मोबाइल फोन भारत में बना रहे हैं। हमारी पहचान एक मोबाइल एक्सपोर्टर देश की है और हम इतने पर ही नहीं रुके हैं। अब हम चिप से लेकर फिनिश प्रोडक्ट तक दुनिया को एक कंप्लीट मेड इन इंडिया फोन देने में जुटे हैं। ITU WTSA में भारतीय एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल ने कहा कि भारत ने टेलीकॉम सेक्टर में रियल ग्रोथ जो देखा है वो प्रधानमंत्री मोदी के दौर में ही देखा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के डिजिटल इंडिया विजन की जमकर सराहना की। Since 1983, I've been a part of India's telecom story, but I can tell you that the real story began when Prime Minister Modi ji took charge in 2014. He knew the power of technology. He used it in Gujarat for the benefit of the citizens of Gujarat and the society. He realized that if India has to achieve its place on the top table of the world, technology needs to be put to use. And one of the main pillars of his vision was Digital India. That fired up all the entrepreneurs who are connected with telecom and digital services. भारत मंडपम में आयोजित विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा में रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के चेयरमैन आकाश अंबानी भी शामिल हुए। आकाश अंबानी ने कहा कि नए भारत में देश के इतिहास का सबसे बड़ा डिजिटल रिवॉल्यूशन नजर आ रहा है। युवाओं के साथ इनक्रेडिबल कनेक्शन बनाने और असंभव दिखने वाले लक्ष्यों पर काम करने के लिए प्रेरित करने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री को धन्यवाद किया। Because of your encouragement to the industry and innovation, India has been digitally transformed by perhaps the biggest digital revolution in history. In New India, in Modi ji's India, there's no more business as usual. Rather, there's unusual synergy between government and industry to deliver world-class services to satisfy the needs and expectations of 1.45 billion Indians. As a representative of Young India, I thank you for your incredible connection with the youth and for inspiring us to pursue impossible-looking goals. As we say in Hindi, Modi hai to mumkin hai. और हमारे संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र, जो तमाम जो इंडस्ट्री के लोग भी हैं वो भी ये कह रहे हैं कि वो भारत की डिजिटल जो क्रांति है उसमें अपना सहयोग करते हुए नजर आएंगे। कैसे आपको दिखाई दे रहा है 6G की जो तकनीक है वो आगे बढ़ते हुए, क्योंकि हमने 5G में देखा कि सबसे ज़्यादा तेज़ी से रोल आउट करने वाला भारत देश बना है, और क्या ये कहानी 6G में भी हम दोहराने जा रहे हैं और ये क्या और भी मेड इन इंडिया होने वाली है? देखिए, इस पर विश्वास न करने का कोई कारण नहीं है। हम 4G में एक तरह से पिछड़ गए थे, दुनिया उसमें पहले प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ी, हमने उसको फॉलो किया। 5G में हम साथ साथ चल रहे हैं या फिर कुछ चुनिंदा देशों के साथ चल रहे हैं जिन्होंने वो स्वदेशी तकनीक हासिल की है, और उसके रोल आउट पर हम देख रहे हैं कि कितनी तेज़ी से काम हो रहा है। अब ज़्यादा समय नहीं है, 1-2 साल में हम देखेंगे कि पूरे देश में 5G तकनीक का फ़ायदा लोग उठा पाएंगे। 6G पर विजन डॉक्यूमेंट पर काम हो रहा है, उसके एक विजन पर काम हो रहा है। तो हो सकता है कि 6G में हम दुनिया की अगुवाई करें या फिर एक तरह से उस लीडरशिप को रोल निभाएं जिसमें बाकी दुनिया के देश हमारे पीछे खड़े हों। तो ये इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया का एक विजन दिया, और उसमें सबसे ज़्यादा जोर इस बात पर है कि हमारी स्वदेशी तकनीक हो, हम अपनी तकनीक के साथ आगे बढ़ें। और हम देख रहे हैं कि उस रोल आउट की तरफ 5G में कितना तेज़ी से आगे बढ़ा गया। देखिए, 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं अजय जो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा। क्या बदलाव आया है बीते 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में? हम डिजिटल क्रांति जो देख रहे हैं इसकी शुरुआत निश्चित तौर पर उससे पहले हुई थी, लेकिन उसमें बड़ा बदलाव ये आया है कि उसे इंक्लूसिव बनाया गया है, उससे पीपल सेंट्रिक बनाया गया। उस तकनीक का कैसे फ़ायदा लिया जा सकता है वो सुनिश्चित किया गया है विजन के साथ कि कैसे उसमें ग्रामीण महिलाएं, कैसे ग्रामीण इलाके, जब हम ऑप्टिकल फाइबर बिछाते हैं समुद्र के अंदर, जब हम दूर दराज के द्वीपों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाते हैं
जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क कार्यक्रम है, आप बेहतर जानते हैं। तो ये एक बड़ा बदलाव है कि हम स्पीड से काम कर रहे हैं, हम तय समय से काम कर रहे हैं, हम स्वदेशी तकनीक को विकसित करने पे काम कर रहे हैं। हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भारत में खरीदा जाने वाला हर एक मोबाइल वो भारत में बना हो और उसके सारे कलपुर्जे भारत में बने हो। चूँकि अभी आप देखें वो चुनौती है, चिप हमारे यहाँ नहीं बनती, उसमें हमने चिप मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम बनाने में कितनी महत्वपूर्ण पहल की है। सिंगापुर के साथ जो करार हुआ है, अब हम देखते हैं कि गुजरात में या फिर आप ग्रेटर नोएडा में देखें, उस पर ज़मीनें आवंटित हो रही हैं, उस पर काम आगे बढ़ रहा है। तो सुनिश्चित ये किया जा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग जो पूरा इकोसिस्टम है वो बनाया जाए, और ये इसके साथ ही साथ उसका फायदा अधिकतम तौर पर उन लोगों को हो जो अनकनेक्टेड रहे हैं अभी तक, जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, जो एक तरह से गरीब हैं, उनको उसका अधिकतम फायदा हो। प्रधानमंत्री ने आज इसका जिक्र भी किया कि हजारों करोड़ रुपए सीधे किसानों के खातों में चले जाते हैं। आप भी जानते हैं किसान सम्मान निधि जब साल भर में उसे 3 बार किसानों के खातों में 2-2 हज़ार रुपये आते हैं। उस तरह की योजनाएं, सरकारी योजनाएं जो मोबाइल बैंकिंग के जरिए सीधे लाभार्थियों तक पहुंची है, वो डिजिटल इंडिया की वजह से हो पाया है, वो कनेक्टिविटी की वजह से हो पाया है, वो इंटरनेट होने की वजह से हो पाया है, वो स्मार्टफोन होने की वजह से हो पाया है, जिससे जो चक्कर लगाना पड़ता था, जो दिक्कत उठानी पड़ती थी, वो लोगों को नहीं उठानी पड़ती। और एक मोबाइल होने भर से दुनिया भर की जानकारी दूर दराज के इलाकों में पहुंच रही है, बैंकिंग सुविधा पहुंच रही है, कनेक्टिविटी पहुंच रही है। कोई दिक्कत हो तो वो संपर्क में है, यानी दुनिया के संपर्क में है, भारत के संपर्क में, एक दूसरे के संपर्क में लोग हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखें, और भारत ये चाहता है कि वो अब इसके आगे जाए, जहाँ ग्लोबल स्टैंडर्ड की बात हो, जहाँ जो खतरे हैं टेलीकम्युनिकेशन में हम देख रहे हैं तकनीक के लेके, उस पर कोई एक मानकीकरण हो जिससे दुनिया उन चुनौतियों से पार पा सके और भारत उसकी लीडरशिप करे। तो उस दिशा में इस तरह के सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी आप आज देखें तो ऐसे कई बिंदुओं को रेखांकित करता है, जो एक विजन देता है, आगे का दृष्टिकोण देता है कि कैसे हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए ये ग्रोथ चाहते हैं, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो, और हम उस इकोसिस्टम को डेवलप होता हुआ न केवल देख रहे हैं बल्कि तेजी से आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं भारत। एक और अहम सवाल शैलेंद्र, और इस पर शायद एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि पूरे एशिया पैसिफिक में केवल भारत को ही क्यों चुना गया इस ITU कॉन्फ्रेंस के लिए, इस लिहाज से क्योंकि भारत भले ही खुल करके, आप प्रधानमंत्री मोदी ने आज के इस संबोधन में भले ही खुल करके ये ना कहा हो, लेकिन भारत कुछ सालों से एक ट्रस्टेड नेटवर्क और ट्रस्टेड प्रोडक्ट्स की बात कर रहा है। इसका मतलब हम सभी लोग समझते हैं कि ऐसे देशों से इंपोर्ट ना किए जाएं जो स्पाइंग में भरोसा करते हैं या फिर साइबर सिक्योरिटी के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। ये शायद एक बहुत बड़ी चुनौती है और मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी काम किया जा रहा है और ये एक बहुत बड़ा फोकस भी होगा, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी का जिक्र उन्होंने किया कि किस तरह से आतंकवाद से जुड़े जो साइबर सिक्योरिटी के मसले हैं उस पर कोई भी देश अपनी सुरक्षा अकेले नहीं कर सकता, और इसलिए उन्होंने कहा कि आपको एक ग्लोबल फ्रेमवर्क बनाने की ज़रूरत है, जिसका शुरुआत में हम लोग जिक्र कर रहे थे। देखिए, 2 इसमें पहलू हैं अजय। एक तो ग्लोबल स्तर पर जब टेलीकॉम सेक्टर हम जानते हैं कि आपस में हम जुड़ रहे हैं, तो वहाँ पर एक ग्लोबल फ्रेमवर्क की ज़रूरत है, एक स्टैंडर्ड की ज़रूरत है, जिससे हम प्रतिस्पर्धा कर पाएँ, विकास कर पाएँ और सुरक्षित माहौल में सेफ्टी के साथ जो ग्लोबल टेलीकॉम सेक्टर है वो आगे बढ़ पाएँ। चूँकि उसके खतरे हैं, वो उन खतरों से निपटने के लिए कोई एक देश एक तरह से वो उन चुनौतियों का सामना नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि अगर हमारी अपनी स्वदेशी तकनीक होगी, हम अगर किसी मोबाइल के या किसी तकनीक के सारे कलपुर्जे भारत में ही बनाएंगे, तो जो हम दूसरा खतरा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उससे बच पाएंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण। और तीसरी बात यह है कि किसी भी सेक्टर में पूरा इकोसिस्टम बनाने के लिए ज़रूरी है कि उसका मैन्युफैक्चरिंग भी वहाँ पर हो, यानी हम केवल सर्विसेज पर ध्यान न देकर हम जो एंड प्रोडक्ट है, जो डिवाइस है, वो यहाँ बनाए, और सिर्फ असेंबलिंग नहीं, उसके सारे कलपुर्जे यहाँ बने। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ वर्षों पहले की थी और अब उसको हम बहुत तेज़ी से आगे और बढ़ता हुआ देख रहे हैं। और ये 3 वजहों के लिए ज़रूरी है, जैसा कि आप भी कह रहे थे कि साइबर सिक्योरिटी के खतरे हैं, एक तरह से इस तकनीक के खतरे हैं। ग्लोबल स्तर पर एक सामान्य जो खतरे हैं उसमें सभी देश जानते हैं कि कौन कौन से खतरे हैं, लेकिन कोई देश अगर किसी विशेष खतरे को लेकर बात करता है तो वो जानता है कि उसे
क्या जो साजो सामान है, कौन से इक्विपमेंट है जिसका स्वदेशीकरण जरूरी है, यानी उसकी स्वदेशी तकनीक जरूरी है। तो हम देख रहे हैं कि हम 5G तकनीक में कितना तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, हम चिप मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ रहे हैं, हम तमाम वो हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट जिन्हें बोलते हैं, या हाई एक्चुअली तरह से कहें कि हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, उसको बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पहल है, भारत जिसकी एक अगुवाई करता हुआ दिखाई दे रहा है। और दुनिया के सामने एक देखें, भारत एक ऐसे देश के तौर पर भी उभर रहा है जहाँ से हम एक्सपोर्टर की भूमिका में आ रहे हैं, निर्यातक की भूमिका में आ रहे हैं, चूँकि हमारे पास अवसर है। चीन आप देखें कि इस मामले में बहुत विकास कर चुका है। अब अगली जो ग्रोथ आनी है मैन्युफैक्चरिंग की, तमाम सिंगापुर, ताइवान जैसे देश मानते हैं, इसीलिए ग्लोबल पार्टनरशिप उन देशों के साथ भारत हो रही है। वहाँ के तमाम कंपनियां भारत की कंपनियों के साथ पार्टनरशिप में रुचि ले रही हैं, जिससे कि हम लीडरशिप कर सकें और दुनिया के फायदे के लिए काम कर सकें, साथ ही साथ अपना विकास कर सकें। शैलेंद्र, आप मेरे साथ बने रहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार प्रधानमंत्री मोदी ने महिला सशक्तिकरण का जिक्र किया और क्यों किया, उस पर हम चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम समाचार। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। नई वॉशिंग मशीन अच्छा है। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस QR कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी, है ना? बैंक अकाउंट की पैसे रिसीव करते समय QR कोड स्कैन, पिन या OTP की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई। RBI कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। स्वागत है आप सभी का। आगे बढ़ते हैं। अपने संबोधन में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत दुनिया को कॉन्फ्लिक्ट से निकाल करके कनेक्ट करने में जुटा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि प्राचीन सिल्क रूट से लेकर के आज के टेक्नोलॉजी रूट तक भारत का हमेशा एक ही मिशन रहा है, दुनिया को कनेक्ट करना, प्रगति के नए रास्ते खोलना। भारत हजारों वर्षों से वसुधैव कुटुंबकम के अमर संदेश को जीता रहा है। हमें G20 का नेतृत्व करने का अवसर मिला, तब भी हमने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का ही संदेश दिया। भारत दुनिया को कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकालकर कनेक्ट करने में ही जुटा है। प्राचीन सिल्क रूट से लेकर आज के टेक्नोलॉजी रूट तक भारत का हमेशा एक ही मिशन रहा है, दुनिया को कनेक्ट करना और प्रगति के नए रास्ते खोलना। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र लगातार जुड़े हैं भारत मंडपम से, जो लगातार इस कॉन्फ्रेंस पर नज़र बनाए हुए हैं। जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे शैलेंद्र की, तीन बड़ी महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही। एक तो डिजिटल इंडिया की कहानी पूरी दुनिया तक पहुंचाई उन्होंने और ग्लोबल स्टैंडर्ड बनाने की बात की। एक खास तौर पर उन्होंने एक विषय चुना आज महिला सशक्तिकरण का और उन तमाम बिंदुओं का जिक्र किया जो भारत अपनी ओर से इस दिशा में करा। ऐसा क्यों किया गया और ख़ासतौर पर जो स्टेम या फिर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, नई उभरती टेक्नोलॉजीज़ में महिलाओं को आगे रखना, ये इस स्ट्रेटजी पर भारत क्यों काम करना चाहता है? देखिए, इसके बहुत महत्वपूर्ण आयाम है। डिजिटल क्रांति हम देख रहे हैं, लेकिन ये भारत की डिजिटल क्रांति बड़ी क्यों हो जाती है, दुनिया उसकी तरफ देख क्यों रही है? क्योंकि हम ये सिर्फ एक सुविधा के तौर पर नहीं देख रहे कि लोगों के हाथ में मोबाइल आ जाए, लोग कनेक्ट हो जाएं। हम ये देख रहे हैं कि लोग इससे एम्पावर हों, लोग इससे एक दूसरे से कनेक्ट तो हों ही, साथ ही साथ उनके जीवन में बदलाव आए।
और ख़ास तौर पर ग्रामीण इलाके में बदलाव आया है। और आधी आबादी जो देश की है, जिसमें हम जानते हैं कि ग्रामीण महिलाएं जो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती, और वो जब ड्रोन उड़ाती हैं और ड्रोन दीदी के तौर पर जब एक बड़ा अभियान और कार्यक्रम चलता है जिसकी वो अगुवाई करती हैं, जिसमें खेती बाड़ी में एक क्रांति की एक कहानी धीरे धीरे लिखी जा रही है, जिसमें हम देख रहे हैं कि हजारों और लाखों महिलाएं वो जुड़ रही हैं। और हम जानते हैं कि ड्रोन सखी हो या फिर कृषि सखी हो, इनकी ऐसी योजनाएं जो जिसकी अगुवाई महिलाएं कर रही हैं, ग्रामीण महिलाएं कर रही हैं, जो घरों से निकलती नहीं थी। तो एक क्रांति जन्म ले रही है डिजिटल इंडिया के सहारे, डिजिटल क्रांति के सहारे, जो ये बता रही है कि अगर हम तकनीक का बेहतर इस्तेमाल करें तो एक बड़ा बदलाव करोड़ों महिलाओं के जीवन में, आधी आबादी के जीवन में लाया जा सकता है और वो अगुवाई कर सकती हैं। आप प्राइमरी हेल्थ केयर देखिए, कोरोना में किस तरह से आंगनवाड़ी और आशा बहुओं ने उल्लेखनीय काम किया था, किस तरह से टीकाकरण में हम जो उल्लेखनीय सफलता हासिल कर रहे हैं, उसमें जो ग्रामीण महिलाएं, जो हेल्थ वर्कर हैं, उनकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो डिजिटल इंडिया के फायदों को जोड़ते हुए, महिलाओं को साथ में आगे करते हुए तमाम जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, चाहे वो ड्रोन सखी हो, कृषि सखी हो, आंगनवाड़ी हो, आशा बहू हो, या फिर आप बैंकिंग से जो महिलाएं जोड़ी जा रही हैं, तो ये बताता है कि भारत में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। भारत की महिलाएं सुविधा मिलने पर, तकनीक का सहारा मिलने पर वो क्रांति कर सकती हैं, जिसकी कल्पना भी आज से 10-20 साल पहले नहीं की गई थी। जहां पर वो केवल सुविधाएं मुहैया कराने के लिए एक तरह से वर्कर के तौर पर नहीं, बल्कि वो उस पूरी क्रांति की अगुवाई कर सकती है। और आप वो होता हुआ देख रहे हैं, ड्रोन सखी के तौर पर महिलाओं को ड्रोन उड़ाता हुआ देख रहे हैं। आप प्राइमरी हेल्थ केयर में तो हम आंगनवाड़ी और आशा बहुओं को देख ही रहे हैं। इस तरह की आप देखिए तमाम जो ग्रामीण छात्राएं हैं, वो भी तकनीक के सहारे एक नई क्रांति की कहानी लिख रही हैं। तो इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ड्रोन सखियों का जिक्र किया। आपने बिल्कुल सही कहा। और भारत की आवाज़ को अब ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे सुना जाने लगा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने G20 के उन तमाम प्राथमिकताओं का जिक्र किया जिसमें महिला सशक्तिकरण भी एक बड़ी प्राथमिकता था, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनाना ग्लोबल गुड के लिए वो भी एक बड़ी प्राथमिकता था। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी का डेमोक्रेटाइजेशन, इस पर लगातार भारत फोकस करता रहा है। अब ऐसा लगता है कि कोई भी अगर आप ग्लोबल स्टैंडर्ड की बात करें या फिर ग्लोबल कनेक्ट की बात करें, तो भारत को आप अकेले अलग से रखना पूरी दुनिया के लिए बहुत मुश्किल होगा। और इसीलिए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते रहे हैं कि भारत अपने जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अपना अनुभव है सभी के साथ शेयर करने में अपना विश्वास रखता है। उन्होंने जिक्र किया जिस तरह से आपने बताया कि ONDC, UPI और जैम ट्रिनिटी से जैसे इक्वलिटी को बढ़ावा। जी, कुछ कहना चाह रहा? अच्छा, यहाँ पर एक डिजिटल क्रांति का जो एक पहलू है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया कि भारत की डिजिटल क्रांति को आप देखें। भारत में हम जानते हैं कि कोई भी जब हम सफ़र पर आगे बढ़ते हैं तो किस तरह से हमने दिखाया है दुनिया को कि इतने सस्ते डाटा सुविधा जो भारत के आम जो सुविधा ले रहे हैं तकनीक क्रांति का, आप देखें कि दुनिया के कई देशों के 1/2 कीमत पर भारत में 1 GB डाटा उपलब्ध है। तो ये दिखाता है कि न केवल हम ये सुनिश्चित करते हैं कि क्रांति की रफ्तार तेज हो, बल्कि वो अफोर्डेबल हो, वो सस्ती हो। क्योंकि जब वो सस्ती होगी तभी कम आय वालों के, गरीबों के ज़्यादा से ज़्यादा फायदे में आ सकेगी। वो आप बहुत महत्वपूर्ण पहलू है भारत की डिजिटल क्रांति का। आपने बिल्कुल सही कहा शैलेंद्र। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में 2 मॉडल्स हैं किसी भी टेक्नोलॉजी को लेकर के। एक मॉडल वेस्टर्न मॉडल है जिसमें प्राइवेट कंपनी इनोवेशन करती है, अपने R&D में पैसा लगाती है, एक प्रोडक्ट बनाती है, सोल्यूशन लेकर के आती है, उसको लॉन्च करती है एक प्रोडक्ट के तौर पर। उसकी कुछ कीमत होती है और उसकी कीमत वसूल करके फिर वो प्रॉफिट बनाती है। भारत ने पहली बार पूरी दुनिया को एक सोल्यूशन दिया कि भारत ने एक सरकारी तौर पर, सार्वजनिक तौर पर एक प्लेटफॉर्म का निर्माण किया। मिसाल के तौर पर आधार का निर्माण, वहीं से हम शुरुआत करें। आधार, जैम, उसके बाद जैम ट्रिनिटी उसके साथ जोड़ा और उसके बाद उस जैम ट्रिनिटी को पूरे इकोसिस्टम के साथ खोल दिया, चाहे वो प्राइवेट कंपनीज हों या फिर जो NGOs हों।
उन सब के लिए खोल दिया और फिर उसका इस्तेमाल करते हुए बहुत सारी कंपनीज ने अपने सॉल्यूशंस, यानी उनको मेहनत नहीं करनी पड़ी उस प्लेटफॉर्म को बनाने में। अलग अलग कंपनी उसी R&D में अपना वेस्टेज, अपना एनर्जी वेस्ट नहीं किया उन्होंने और अपने सॉल्यूशंस को लेकर के आई। ONDC में इसी तरह की कोशिश सरकार कर रही है, एक प्लेटफॉर्म दिया और सारे के सारे MSMEs और दूसरे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को लेकर के आ रहे हैं। तो इस तरह का जो डेमोक्रेटाइजेशन है जिस पर लगातार भारत बिलीव करता रहा है, वेस्टर्न जो कंपनियां हैं या फिर वेस्टर्न वर्ल्ड है वो एक तरह से अपने, ठीक है शैलेंद्र, अब आपको हम शुक्रिया कहना चाहेंगे, वक्त हमारे साथ हमारे पास इतना ही है आपसे इस चर्चा को आगे बढ़ाने का। और हम लगातार ये जिक्र कर रहे थे कि जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका मॉडल किस तरह से भारत ने पूरी दुनिया को दिया और डेमोक्रेटाइजेशन की तरफ हम आगे बढ़ते हुए ये कह रहे हैं कि इक्विटी के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो, लोगों की जीवन को आसान बनाने के लिए तकनीक का प्रयोग हो, और इसलिए लगातार हम इस पूरे डॉक्ट्रिन पर फोकस कर रहे हैं जो सभी के लिए, सभी को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई जाए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार खबरें और भी हैं इसी ITO और जो इंडियन मोबाइल कांग्रेस से जुड़ी हुई लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दुनिया की बिसात शहमात का खेल, वैश्विक कूटनीति, सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं ग्लोबल वार्निंग भी, जंग का जुनून हो या शांति की पहल, देश देशांतर से जिसका सरोकार, बात दुनिया जहान की, खबर दुनिया की। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की, खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त DD न्यूज पर। स्वागत है आप सभी का एक बार आपको फिर से बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने से थोड़ी देर पहले नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 का शुभारंभ किया था। यह सम्मेलन 6G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी जैसी अगली पीढ़ी की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के स्टैंडर्ड पर मंथन करने का सबसे महत्वपूर्ण मंच है। कार्यक्रम में 190 से ज्यादा देशों के 3000 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने इसी कार्यक्रम में 8वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का भी शुभारंभ किया। ये सम्मेलन सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा, ग्रीन टेक्नोलॉजी, सैटकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जैसे मुद्दों पर चर्चा करने का अग्रणी मंच है। 400 से ज्यादा एग्जीबिटर्स, 900 से ज्यादा स्टार्टअप्स, 120 से ज्यादा देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और इस कार्यक्रम के शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने भारत की दूरसंचार क्रांति और डिजिटल क्षेत्र में हुई प्रगति का जिक्र किया। पीएम ने विश्व में फैले टकराव का हवाला देते हुए कहा कि भारत हमेशा से विश्व को जोड़ने की दिशा में अपना प्रयास करता रहा है। भारत हजारों वर्षों से वसुधैव कुटुंबकम के अमर संदेश को जीता रहा है। हमें G20 का नेतृत्व करने का अवसर मिला, तब भी हमने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का ही संदेश दिया। भारत दुनिया को कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकालकर कनेक्ट करने में ही जुटा है। प्राचीन सिल्क रूट से लेकर आज के टेक्नोलॉजी रूट तक भारत का हमेशा एक ही मिशन रहा है, दुनिया को कनेक्ट करना और प्रगति के नए रास्ते खोलना। और प्रधानमंत्री ने दूरसंचार और डिजिटल तकनीक को समावेशी बनाने पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने इस तकनीक का प्रयोग करके लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव संभव किया है। जनधन, आधार और मोबाइल की जेम ट्रिनिटी कितने ही नए इनोवेशन का आधार बनी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने कितनी ही नई कंपनियों को नए मौके दिए हैं।
अब आजकल ओएनडीसी की भी ऐसी ही चर्चा हो रही है। ओएनडीसी से भी डिजिटल कॉमर्स में नई क्रांति आने वाली है। हमने कोरोना के दौरान भी देखा है कि कैसे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने हर काम आसान किया है। और समावेशन यानी इंक्लूजन के साथ साथ सिक्योरिटी को अहम बताते हुए प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि तकनीक को लेकर के वैश्विक स्तर पर स्टैंडर्ड्स तय किए जाने चाहिए। टेक्नोलॉजी के लिए वैश्विक स्तर पर डूज एंड डोंट्स बनाने होंगे। आज जितने भी डिजिटल टूल्स और एप्लीकेशंस हैं वो बंधनों से परे हैं, किसी भी देश की बाउंड्री से परे हैं। इसलिए कोई भी देश अकेले साइबर थ्रेट से अपने नागरिकों की रक्षा नहीं कर सकता। इसके लिए हमें मिलकर काम करना होगा। ग्लोबल संस्थाओं को आगे बढ़कर जिम्मेदारी उठानी होगी। और पीएम मोदी ने भारत में नमो ड्रोन दीजिए जैसे अभियानों का भी उल्लेख किया, जिसमें महिला सशक्तिकरण की राह ज़्यादा आसान हुई। पीएम ने कहा कि मोबाइल फोन विनिर्माण में भारत ने शानदार प्रगति की है। 2014 में भारत में सिर्फ 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, आज 200 से ज्यादा है। पहले हम ज्यादातर फोन बाहर से इंपोर्ट करते थे, आज हम पहले से 6 गुना ज्यादा मोबाइल फोन भारत में बना रहे हैं। हमारी पहचान एक मोबाइल एक्सपोर्टर देश की है। और हम इतने पर ही नहीं रुके हैं, अब हम चिप से लेकर फिनिश प्रोडक्ट तक दुनिया को एक कंप्लीट मेड इन इंडिया फोन देने में जुटे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इसमें दूरसंचार और डिजिटल तकनीक के क्षेत्र में हो रही प्रगति को प्रदर्शित किया गया है। और अब कुछ और खबरों का रुख करते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संसद की संयुक्त समिति की बैठक का आज दूसरा दिन है। आज जेपीसी की बैठक में अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधिकारी वक्फ संशोधन बिल पर मौखिक साक्ष्य रखेंगे। कल हुई बैठक में जमीयत उलेमा हिंद के प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव रखे, लेकिन उस समय बैठक में खासा हंगामा हुआ जब विपक्षी सांसदों ने बैठक का ही बहिष्कार कर दिया। सूत्रों के मुताबिक कर्नाटक राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष अनवर मडिपेडी द्वारा कर्नाटक सरकार और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर ही आरोप लगा दिए गए, जिसके बाद विपक्ष के सदस्यों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। मणिपाड़ी ने कर्नाटक सरकार और मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ आरोप लगाए। वक्फ के 2.3 लाख करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाने वाली मडिपेडी कमेटी की रिपोर्ट 26 मार्च 2022 को तत्कालीन मुख्यमंत्री सदानंद गौड़ा को दी गई थी। उन्होंने कहा कि वक्फ भूमि प्रशासन के तहत एक विशाल भूमि घोटाला हो रहा है और उन्होंने सरकारी अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं पर उंगली उठाई। हालांकि विपक्षी सांसदों ने इन आरोपों को राजनीतिक रूप से प्रेरित करार दिया। और केरल विधानसभा ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ सोमवार को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया और केंद्र सरकार से वक्फ संशोधन विधेयक को वापस लेने की अपील की। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री वी अब्दुर्रहिमान ने सरकार की तरफ से ये प्रस्ताव पेश किया, जिसमें कहा गया कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधन देश के संविधान में सुनिश्चित मूल्यों और अधिकारों के खिलाफ है और संघीय सिद्धांतों का उल्लंघन है। प्रस्ताव में आरोप लगाया गया कि प्रस्तावित विधेयक मौलिक अधिकारों, विश्वास के अधिकार, संघवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र का उल्लंघन करता है। यह भी आरोप लगाया गया कि प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य वक्फ से संबंधित कानून बनाने में राज्यों की शक्तियों को घटाने और भारतीय संविधान के संघीय सिद्धांतों का उल्लंघन करना है। और भारत निर्वाचन आयोग आज दोपहर 3:30 बजे एक प्रेस वार्ता करेगा। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से चुनाव आयोग महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। इससे पहले चुनाव आयोग के अलग अलग दल दोनों ही राज्यों का दौरा कर चुके हैं और तैयारियों का जायजा भी ले चुके हैं। आपको बता दें कि दोनों राज्यों में साल 2019 में विधानसभा चुनाव कराए गए थे।
और झारखंड में जल्द होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के आज शाम भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। ये बैठक नई दिल्ली स्थित भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में होगी। बैठक में झारखंड विधानसभा के लिए पार्टी के उम्मीदवारों के नाम पर विचार हो सकता है। बता दें कि चुनाव आयोग आज झारखंड में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। गौरतलब है कि 81 सीटों वाली झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को समाप्त हो रहा है। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के लिए शेतकारी समृद्धि विशेष किसान रेलगाड़ी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। ये विशेष रेलगाड़ी नासिक से किसानों के साथ साथ उनकी उपज को भी महाराष्ट्र से देश के दूसरे राज्यों में पहुंचाने का काम करेगी। महाराष्ट्र के किसानों को अब इस विशेष किसान रेलगाड़ी से प्याज, अंगूर और दूसरे कृषि उत्पादों को समय रहते दूर दराज के इलाकों में लेकर के जाने में सहूलियत होगी। इस ट्रेन में छोटे बड़े सभी किसानों के कृषि उत्पादों के लिए पार्सल वैन के साथ साथ जनरल कोचेस भी होंगे, जिसमें किसान सफर भी कर सकते हैं। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अन्नदाताओं के लिए शुरू की गई इस विशेष रेलगाड़ी की सफलता को ध्यान में रखते हुए आगे ऐसे और किसान हितैषी रेलगाड़ियों की शुरुआत की जाएगी। आज की ये जो पहली ट्रेन है अपने देवलाली से चलेगी दानापुर की तरफ। इसमें रास्ते में स्टॉपेजेस बहुत अच्छे तरीके से दिए गए हैं। नासिक में है, मनमाड में है, जलगांव में है, भुसावल में है, फिर आगे खंडवा, इटारसी, पिपरिया, गदरवारा, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, माने जो हमारा पूरा उत्तर महाराष्ट्र है और ऊपर जो खानदेश एरिया है, इस पूरे एरिया का कंप्लीट इसमें कवरेज होता है। तो आज बहुत खुशी है कि देवलाली से दानापुर की जो 1500 किलोमीटर की जर्नी है, मात्र 4 रुपये पर किलो सामान इसमें ले जाया जा सकेगा और साथ में यात्री भी सवारी करेंगे। तो एक तरीके से एक बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी का इसमें प्रयोग किया जा रहा है। और अपनी मांगों को लेकर पश्चिम बंगाल के जूनियर डॉक्टर्स का आमरण अनशन 11वें दिन यानी आज भी लगातार जारी है। इस बीच एक और डॉक्टर की तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भूख हड़ताल पर बैठे अब तक 5 डॉक्टर्स की तबीयत बिगड़ चुकी है। उनके समर्थन में अब देश भर के जूनियर डॉक्टर्स ने संघ ने आज ओपीडी और गैर जरूरी सेवाओं से दूर रहने का फैसला लिया। इनके समर्थन में आईएमए के जूनियर डॉक्टर्स भी आ गए हैं और देश भर में जूनियर डॉक्टर आज दिन भर उपवास पर हैं। वहीं दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने भी छात्रों के समर्थन में आज प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। इन सारे मुद्दों पर आईएमए ने दोपहर दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई है। बंगाल भाजपा ने भी डॉक्टर्स के समर्थन का ऐलान किया है। ममता सरकार और जूनियर डॉक्टर्स के बीच गतिरोध लगातार कायम है। बातचीत से कोई हल निकल नहीं पा रहा। कल डॉक्टर्स और मुख्य सचिव की वार्ता का भी कोई नतीजा नहीं निकला। इसके अलावा ममता सरकार के दुर्गा पूजा कार्निवल के प्रति भी निराशा जताई गई है। रविवार को बंगाल के मुख्य सचिव ज्वाइंट प्लेटफॉर्म ऑफ डॉक्टर्स को लिखे गए एक पत्र में कहा गया था कि ऐसे नाजुक समय में इस तरह का आयोजन ठीक नहीं है। और कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर्स के साथ दुष्कर्म हत्या मामले में भूख हड़ताल पर बैठे डॉक्टर्स का एम्स आरडीए ने समर्थन किया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को पत्र लिखने के बाद अब एम्स आरडीए ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी पत्र लिखा है और पत्र में डॉक्टर्स के लिए न्याय और सुरक्षा की मांग करते हुए राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग की गई है। पत्र में एम्स आरडीए ने 3 मांगें की हैं। पहली मांग है पश्चिम बंगाल में अधिकारियों से भूख हड़ताल पर बैठे डॉक्टर्स की मांगों को संबोधित करते हुए तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनाई गई एनटीएफ गाइडलाइन की स्थिति जारी करने में तेजी लाई जाए और उनका तेजी से कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए। ऐसी दुखद घटना को रोकने के लिए उचित उपाय किए जाएं और स्वास्थ्य कर्मियों को हिंसा और असुरक्षित कामकाजी परिस्थितियों से बचाया जाए। बहराइच में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए बवाल के बाद स्थिति सामान्य हो रही है और हालांकि एहतियातन इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। योगी सरकार ने उपद्रवियों से निपटने के लिए चप्पे चप्पे पर भारी फोर्सेस तैनात कर रखी हैं। लगातार पुलिस पेट्रोलिंग चल रही है। इससे पहले कल तक हिंसा में जान गंवाने वाले युवक के परिजन न्याय की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन स्थानीय विधायक के आश्वासन के बाद परिवार वाले अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पीड़ित परिवार से मुलाकात की है।
और सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में साफ किया है कि किसी व्यक्ति को सिर्फ 40% से ज़्यादा बोलने और भाषा को समझने की असमर्थता या दिव्यांगता के चलते उससे मेडिकल कॉलेज में दाखिले से इनकार नहीं किया जा सकता। नेशनल मेडिकल काउंसिल के मौजूदा नियमों के मुताबिक 40% से ज़्यादा ऐसी दिव्यांगता की सूरत में MBBS के कोर्सेज में दाखिला नहीं मिल सकता। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ 40% दिव्यांगता होने से कोई MBBS के दाखिले के अयोग्य नहीं हो जाता है। डिसेबिलिटी असेसमेंट बोर्ड अगर इस नतीजे पर पहुंचता है कि दिव्यांग होने की वजह से वो पढ़ाई पूरी करने में असमर्थ है, तभी उसे दाखिले से इनकार किया जा सकता है। उधर चेन्नई में मूसलाधार बारिश की वजह से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने भारी बारिश से प्रभावित चेन्नई में पल्लीकरनई और कोविलम्बक्कम के बीच स्थित नारायणपुरम झील क्षेत्र का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने चेन्नई में एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र का भी जायजा लिया है। चेन्नई हवाई अड्डे से यात्रियों की अपर्याप्त संख्या की वजह से 8 उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। बता दें कि मौसम विभाग ने तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। इसके साथ ही विभिन्न स्थानों पर NDRF की टीमों को भी तैनात किया गया है। तो समाचार के आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।